नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चुनावी नतीजे आज सामने आ गए हैं। 4 राज्यों के नतीजे हैं जिसमें 3 में बीजेपी ने पूरे तरीके से परचम लहरा दिया है और एक जो राज्य है वो कांग्रेस के पास गया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 3 हिंदी बेल्ट के राज्यों में भगवा लहराया है उससे ये साफ है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और इसी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगभग स्थितियां जो है वो अब स्पष्ट हो चुकी हैं और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बनती नजर आ रही है। चाहे बात करें अशोक गहलोत की या फिर भूपेश बघेल की। अशोक गहलोत को की बात अगर करें तो बता दें कि उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भी अपना सौंप दिया है। उधर से तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मामा पर एक बार फिर से आम जनता ने भरोसा जताया है और लाडली बहना योजना, जिसका बार बार कांग्रेस के द्वारा जिक्र किया जा रहा था, वो योजना कारगर साबित होती नजर आ रही बीजेपी के लिए। इसके साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का परचम है, क्योंकि दक्षिण जो राज्य हैं वो पूरे तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं और यही वजह है कि पूरे तरीके से वहां पर तेलंगाना में कांग्रेस का परचम लहरा है। लेकिन हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्य हैं, नॉर्थ के जो 3 राज्य हैं, वो पूरे तरीके से बीजेपी के पक्ष में गए हैं। 2018 की अगर बात करें तो उस समय ये तीनों राज्य कांग्रेस के पक्ष में गए थे। मध्य प्रदेश में हालांकि सरकार बनने के बाद सिंधिया के वॉकआउट के बाद, सिंधिया के बैकआउट के बाद पूरे तरीके से सत्ता पलट हुआ। लेकिन उसके बाद स्थिति ये हुई कि जिस तरीके से तमाम सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन बात अब सीधी सी ये है कि तीनों राज्य जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में पूरे तरीके से चले गए हैं। जश्न का माहौल है पूरे देश में। बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी मुख्यालय में बार बार जश्न मनाया जा रहा है। और दिल्ली की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंचे और संबोधन भी उन्होंने अपना दिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री साफ ये कहते नजर आए कि ये जो हैट्रिक है वो 2024 की हैट्रिक का एक जनादेश है, एक संकेत है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में कहते नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया और खास तौर पर बार बार ये बात कही जा रही थी कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है ये सेमीफाइनल है 2024 का। अब 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, हालांकि स्थिति देखने वाली होगी, लेकिन जो जनादेश 2023 में दिया है आम जनता ने, हो सकता है कि वो जनादेश जो है वो इन्हीं जो नतीजे हैं इन पर टिका हो। चलिए, तो तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भूपेंद्र गहलावत जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और अंशु वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ खास कार्यक्रम में। शुरुआत सबसे पहले भूपेंद्र गहलावत जी आप से करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत बधाई आपको। हिंदी बेल्ट के 3 राज्य पूरे तरीके से भगवा लहरा दिया बीजेपी ने। किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया और किस तरीके से आप बधाई देंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुस्कान जी आपको और मेरे साथी जो पैनलिस्ट हैं उनको और हरियाणा प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाने का काम किया है। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनको भी अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो सबसे पहले से ही पता था। देखिए, कुछ लोग तो ये कहते थे हमने तो कभी सेमीफाइनल की बात की नहीं जी, हमने तो कभी सेमीफाइनल की बात नहीं की, क्योंकि हम तो सीधा फाइनल में खेलते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल होगा, लेकिन हमारा तो फाइनल ही होता है। हमारे को तो पहले भी पता था, क्योंकि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिस तरह से जनता के बीच में हमारी पार्टी के सभी नेता, सभी वर्कर हर महीने 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच में रहकर के जनता की सेवा करने का काम करते हैं, उससे हमारे को तो पता था। लेकिन कुछ लोग सेमीफाइनल की बात करते थे। हम तो हमेशा फाइनल खेलते हैं
देखिए, हमसे पीछे जो चुनाव हुआ हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की हमने जीती थी, और मैं तो आपके चैनलों पर बार बार कहता था कि 10 की 10 सीटें अब की बार जीतेंगे। लेकिन कुछ लोगों को शक था, कुछ शंका थी, वो आज उनकी दूर हो गई। और मैं तो ये कहता हूँ, हम तो किसी का ज्यादा और कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग भी हमारी प्रदेश की जनता है, देश की जनता है। हम तो उनका भी विकास करेंगे और सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम करेंगे, सबका सम्मान करने का काम करेंगे। और जितनी भी कोई दिक्कत है लोगों के सामने, हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं, हम पहले से प्रयासरत हैं कि वो नीचे से नीचे जो आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा है उस तक भी उनका लाभ पहुंचने का बात हो। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता हमेशा लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं, उनका लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, देखिए, जो जनता ने विश्वास किया, जो विदेशों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत होता है और जिस तरह से पूरी दुनिया में हमारे देश का, भारतवर्ष का डंका बज रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनसे प्रभावित होकर के देश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो गई। और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। और मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर थी, उसको तीसरे और चौथे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। अंश वत्स जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंश जी, सबसे पहले तो खैर, क्योंकि हार जीत है, चुनाव किसी एक को जीतना है, किसी एक को हारना है, तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं। लेकिन 3 राज्य जिस तरीके से गए हैं, एक राज्य जरूर कांग्रेस के पक्ष में आया, लेकिन 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से गए हैं, और ये तीनों राज्य कांग्रेस का गढ़ कहे जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो कमी रह गई है जिसको अब आने वाले समय में आप उसकी भरपाई करेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और मेरे जो को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार जी। और आज जिस प्रकार से आपने कहा कि हार जीत लगी रहती है, कोई पार्टी लोकतंत्र है, कोई पार्टी जीतती, कोई पार्टी हारती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, क्योंकि हारना उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति मैदान छोड़कर जाता है। कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूती से भाजपा की दमनकारी जो जिस प्रकार से उनका कुशासन था उसको लेकर जनता के बीच में थी, जनता के लिए लड़ रही थी, और वो लड़ाई हमारी आगे भी जारी रही थी। हमने मैदान छोड़ा नहीं है, हम डरकर भागे नहीं है, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, और हम आगे भी अब ये देखेंगे कि हम हमारे जो नेता है वो तेलंगाना का जीत और तीनों राज्यों में जिस प्रकार से जो नतीजा आया है उसको लेकर मंथन भी रहेगा कि किस प्रकार से कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ किस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और उस हिसाब से फिर चीज मंथन किया जाएगा और सोच विचार किया जाएगा कि कहाँ पर किस प्रकार से आगे 2024 की लड़ाई को जीता जा सकता है। रही बात 2024 के लिए, तो आप देखेंगे 2018 का जो चुनाव था उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्य जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में आते, लेकिन 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नतीजे कुछ और रहे थे। आज ये तीनों राज्य जो है ये भाजपा के पास गए, तो संभावना है कि लोकसभा का नतीजा जो है वो कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एक जनता होती है, जब वो मतगणना करने जाती है तो वो लोकसभा के लिए अलग वोट करती है, अलग मुद्दों पर वोट करती है, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो अलग मुद्दों पर बात करती है। तो जनता का जो भी रुझान रहेगा, जनता का जो भी आप रुझान है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, और हम देखकर हमारी कहाँ कमी रहती है। ठीक है वत्स साहब, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप नरूला जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, चारों में से 3 राज्यों में भगवा लहराया है और एक जो राज्य है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। किस तरीके से नतीजों को आप देख रहे हैं? क्या जो नतीजे, क्योंकि एग्जिट पोल जो थे वो तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए खासकर धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस उस राज्य को पूरे तरीके से एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है जब भी किसी राज्य में चुनाव हो या कहीं भी कोई भी बात हो। वो छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का मॉडल था वो भी कांग्रेस के हाथ से जाता नजर आया है। आज क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन चुनावों का अंडर करंट दिग्गज मीडिया कर्मी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जिस तरह से हालात बताए जा रहे थे
जिस तरह से कांग्रेस आश्वस्त थी कि छत्तीसगढ़ उनसे कहीं दूर नहीं जा रहा बल्कि एमपी भी उन्हें मिल रहा है, तो लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल विपरीत, आशाओं के अनुरूप नहीं हुए, ना ही दिग्गजों के ना ही कांग्रेस के। और हालांकि बीजेपी शुरू से ये दावा कर रही थी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और उनकी स्थिति एमपी में एक तरफा रहेगी और छत्तीसगढ़ भी वो लेने वाले हैं। तो निस्संदेह ये मोदी मैजिक मैं इसे कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी की बात भी लगभग की जा रही थी, 18 साल कम नहीं होते, बहुत लंबा वक्बा होता है, तो उसके बावजूद भी अगर मेंटेन कर लिया और एक बहुत बड़े मार्जिन से मेंटेन कर लिया, 160 सीटों के लगभग सीट को थोड़ी नहीं है एमपी के लिए, तो मेरा मानना है कि वाकई ये मोदी मैजिक था। हालांकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दिग्गज कह रहे हैं कि लाडली योजना, और हालांकि 18 साल से थी तो लाडली योजना कभी भी की जा सकती थी, उसका कई योजनाओं का प्रभाव लिया जा सकता था, लेकिन मेरा मानना है कि अभी मोदी का जादू कायम है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोकसभा में कुछ अलग परिणाम लाएंगे। निस्संदेह हर पार्टी प्रयास करती है, अभी लगभग 6 महीने का टाइम है और उम्मीदें रखनी भी चाहिए, क्योंकि जब मैदान में आते हैं तो हर पार्टी उम्मीद के साथ आती है। और जहां तक राजस्थान का प्रश्न है कि राजस्थान ने एक बार फिर वही परंपरा कायम की है कि हर 5 साल बाद बदलाव की परंपरा राजस्थान ने दोबारा कायम की है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है तो बिल्कुल अप्रत्याशित विजय है, जिस हिसाब से जितने मार्जिन से ये विजय ली गई है, तो शायद महादेव ऐप वाला कार्ड चल गया बीजेपी का। तो मेरे ख्याल से ये चौंकाने वाले नतीजे हैं, खासकर एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है भूपेंद्र कहलावत जी, अब हालांकि 3 राज्यों में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन एक राज्य जो हाथ से गया है, दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहां पर अब बीजेपी का कोई खास प्रभाव रखा नहीं है। वहां के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अब बीजेपी का क्या प्लान है? भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मेरे को आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी, मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना में तो हमारा पहले कुछ था नहीं, अब की बार तेलंगाना में भी हमने अच्छा किया है, अच्छी शुरुआत की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला जो चुनाव होगा, ये जो आपके एग्जिट पोल थे, जो सोशल मीडिया थी, दूसरे लोग मीडिया वाले थे जो बात करते थे, हम तो उनकी बात से कभी सहमत थे ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो कुछ लोग होते हैं, हमारे पास तो पन्ना प्रमुख तक के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं जो हमारे को फीडबैक देते हैं। हमारे पास तो पहले से फीडबैक था कि हम तीनों राज्यों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से चुनाव जीत करके आएंगे। और ये कहना, देखिए जब संगठन होता है किसी का, तो वो संगठन के बूते पर हमारे यहाँ किसी नेता की कोई विशेषता नहीं होती, इनके यहाँ होती है। कभी राहुल गांधी की बात आ गई, खड़गे साहब की आ गई, सोनिया की आ गई, प्रियंका की आ गई, अलग अलग लोगों की बात होती है। हमारे यहाँ तो संगठन है, संगठन जिसको जो जिम्मेवारी देता है वो वही काम करता है। कहती थे कि इनके पास तो कोई चेहरा नहीं है, चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, किसके चेहरे पर ये लड़ रहे हैं। हमने तो वर्करों के संगठन के उसके ऊपर तीनों राज्यों में जीत दर्ज की है। और आने वाले चुनाव में भी मैं ये कहता हूं कि जितनी पीछे हम सीट लेते आए उससे कम 100 सीटें और भी ज्यादा लेकर आएंगे। और हरियाणा प्रदेश में हम 10 की 10 सीट लेंगे। देखिए, ये कांग्रेस का जब तक परिवारवाद से छुटकारा नहीं मिलेगा, कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। इनका तो एक परिवार की पार्टी तो ऊपर है, माँ बेटा, और अब बहन भी आ गई, बेटी भी आ गई, और यहाँ 2 लोगों की पार्टी है। जब तक इनसे छुटकारा पाके कांग्रेस संगठन के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ेगी, किसी नेता के नाम से चुनाव लड़ेगी, तो इनका यही हाल होता रहेगा। मैं तो इनको भी सलाह देता हूं कि आप अपना संगठन बनाइए। और ये जो परिवारवाद की बात है, देखिए पहले बाबू, फिर बेटा, फिर पोता, फिर उसका पोता, भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि संगठन बनाएं, लोगों को साथ जोड़ें, और जो लोग 36 बिरादरी के लोग होते हैं उनकी पार्टी होनी चाहिए।
यहाँ तो कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ 100 लोगों की पार्टी है, राज्यसभा में जाते हैं जब भी उनकी पार्टी है, और लोकसभा में जाते हैं तब भी उनकी पार्टी है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमने सबका साथ किया, सबका साथ लिया, सबका सम्मान किया, सबका विकास किया और कल्याणकारी योजनाओं को आखिरी लाइन तक हमने पहुंचाने का काम किया, और उसकी बदौलत हम तीनों राज्यों में चुनाव जीत करके आए हैं। आगे होने वाले चुनाव में लोकसभा में हम हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 सीटों पे चुनाव जीतेंगे। ठीक है। और मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वत्स साहब अपनी बात रखें। अंश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपको आ रही मेरी बात? जी मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। जी देखिए, मैं इनके बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं सुबह से कई डिबेट में जाता हूँ, मैंने कई जो भाजपा के नेता है उन लोगों की बात भी सुनी है, नेताओं की बात सुनी, वक्तव्य सुना है, और उसमें उन्होंने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया था, मोदी जी का बात उसमें गारंटी। तो क्या ये चुनाव उन्होंने मोदी जी के नाम पर नहीं लड़ा था? वो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तो लेकर आए नहीं थे जनता के बीच में। मध्य प्रदेश में वो अपना 18 साल का रिपोर्ट कार्ड तो लेकर आए नहीं थे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार से पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, वो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए नहीं। 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार उस चीज का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए नहीं। तो वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तो काम कर नहीं रहे थे, वो तो बड़ा मोदी जी की गारंटी, मोदी जी काम काज इस तरह पर चुनाव लड़ रहे थे। तो पहले आप देख लीजिए आपके नेताओं के ही क्या बयान है, क्या वो कह रहे हैं। और परिवारवाद की, जिस परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं ना, परिवारवाद, आप देखिए कि भाजपा में कितने नेताओं को टिकट मिली है जो कि किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी का क्या है। तो आप देखिए कि टिकट बंटवारा किस आधार पर हुआ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे जी झालावाड़ के एक जिले की एक विधानसभा से वो चुनाव लड़ती है, लेकिन उनके बेटे क्या सांसद से चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या वो सांसद नहीं है? तो भाजपा में तो खुद परिवारवाद है। तो क्या ये बीजेपी की प्रवक्ता सबको स्वीकार करेंगे नहीं? और क्या जैसे आप वो नहीं मानते कि अमित शाह जी के जो बेटे हैं कि जो आज वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस आप बताएं? क्या जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं? तो आप परिवारवाद की जब बात करते हैं, पहले आप ये देखिए, अपने गिरिबान में जाकर देखिए कि भाजपा में कितना परिवारवाद है। ठीक है, भूपेंद्र जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी प्रदीप जी के पास। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारी जो पार्टी के नेता हैं, जो वर्कर हैं, अगर कोई एक आध ये कहते हैं कोई दूर का रिश्तेदार में, तो पार्टी के लिए काम करता है और जमीनी हकीकत को समझता है, हमारी पार्टी उसी को टिकट देती है। हमारा कोई भी नेता आलू में से सोना नहीं निकालता, और ना ही हमारा कोई नेता आटे को लीटर में तोलने की बात करता है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे लोग तो सारे घिसे पिटे लोग होते हैं, जो सारी बातों को जानते हैं, सारी स्थिति से निकले हुए लोग होते हैं। हमारे कोई उनका कोई बाप और कोई दादा तो कोई राजनीति में था नहीं। या तो कांग्रेस में तो पहले दादा हो गए, नाना हो गए, फिर दादी हो गई, फिर फादर हो गए, फिर माँ होगी, फिर बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई। अरे भाई, और किसी का नंबर तो आप लोग आने नहीं देते। यही हाल हरियाणा प्रदेश में है। आपने 2 लोकसभा के चुनाव लड़े, मैं मिसाल देता हूँ। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सोनीपत से लड़ा, उनके पुत्र ने रोहतक से लड़ा, फिर दोनों लोकसभा का चुनाव हार गए। एक एमएलए के चुनाव फिर लड़ लिया, वो बन गया। दूसरा राज्यसभा में चला गया, वो बन गया। फिर अपोजिशन के लीडर बन गए। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी होती है, और लोगों को भी मौका देना चाहिए। मैं तो, ये तो आपकी पार्टी का मामला है, आप परिवारवाद लाओ, लोग आपको रिजेक्ट करते रहे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब सबका साथ सबका सम्मान नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के राज में एक क्षेत्र से नौकरियां मिलती थी, एक क्षेत्र का विकास होता था, भाई भतीजावाद किस तरह से भारी पड़ा हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हम तो 36 बिरादरी के जो गरीब से गरीब लोग हैं। आप देखिए, हमने राज्यसभा के 2 MP बनाए। एक तो हमने बैकवर्ड क्लासेस से MP बनाया, दूसरा हमने कृष्ण पवार को बनाया, एक रामचंद्र जांगड़ा जी को बनाया। हमारे माननीय राष्ट्रपति अति पिछड़ी जाति से महिला भी हैं, उनको बनाया। हम एक परिवार से नहीं है
कि भाई ये बेटा आ गया तो इसको इस पोस्ट पे बिठा दूं। ठीक है भूपेंद्र जी, भतीजा आ गया तो इसको ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। अंश जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं घोर आपत्ति लेता हूँ। मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि वो अपने जो आलू से सोना वाला बयान है, जो झूठ उन्होंने परोसा है, उसके लिए वो पहले माफी मांगे। सुनिए, नहीं एक सेकंड, आप खुद भी जाके देख लीजिए या फिर आप गूगल पे सर्च करिए आलू से सोना वाला बयान किसका था। आपने जो वो काटा पीटा वो बयान देखा, जो भाजपा ने उसको फैलाया है ना, उसके लिए पहले आपको मैं कहना चाहूंगा, पहले देखिए कि वो बयान किसका था। वो बयान मोदी जी का था, जिसको राहुल जी ने अपने गुजरात की सभा में कोट किया था, और भाजपा की आईटी सेल ने उतने पोर्शन को काट पीट कर अपने सोशल मीडिया पे फैलाने का काम किया था। तो वो बयान जो था वो मोदी जी का बयान था, जिसको राहुल जी ने कोट किया था। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप पहले यूट्यूब पे जाकर या फिर कहीं पे भी जाकर सर्च कर लीजिए। तो वो बयान राहुल जी का नहीं था, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना, खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं, क्या उनका रिकॉर्ड था? आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक दलित नेता है, ठीक है। और रही बात, आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, हुड्डा जी की आप जो बात करें, 2004 में और 2009 में वो अपने खुद के बलबूते पर चुनाव लड़कर, अपने कार्यशैली पर लड़कर, 2009 में अपने कार्यशैली पर लड़कर वो चुनाव जीते थे, अपने दम पर लड़े थे, ठीक है। वो किसी मोदी मैजिक के आधार पर नहीं लड़े थे, वो अपने कार्यशैली के आधार पर लड़े थे, और जिस वजह से जनता ने उनको सराहाया था, ठीक है। और उसी आधार पर वो हर बार अपने कांग्रेस पार्टी अपने काम के आधार पर लड़ती है। इसलिए राजस्थान में अपने काम पे आधार पर हमने चुनाव लड़ा था, इसलिए हमारा नारा था काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से, ठीक है। हम भाजपा की तरफ किसी मोदी मैजिक पे, मोदी की गारंटी पे नहीं जाते। हमारे केंद्रीय जो हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं, स्टेट के लीडर्स होते हैं, उनके काम जो रहे हैं या फिर उनकी जो बातें रही हैं, उस आधार पर लड़ते हैं। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपके मैं आऊंगी। अंश जी एक बार फिर से, ठीक है अंश जी एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, परिवारवाद का जिस तरीके से जिक्र किया गया है, और ये जो परिवारवाद है बार बार इसका जिक्र किया भी जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस जो है वो पिछड़ती जा रही है और खत्म होती जा रही है एक तरीके से। क्या लगता है आपको, क्या वाकई परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? जबकि वत्स साहब ने बीजेपी के भी कई ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जहां पर परिवारवाद देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, ये आपकी आवाज भी रिपीट हो रही है। चलिए देखिए, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी प्रदीप जी कि परिवारवाद का जिक्र जिस तरीके से किया गया है कि कांग्रेस परिवारवाद की वजह से खत्म होती जा रही है, क्या वाकई ये परिवारवाद का ही खामियाजा है जो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि परिवारवाद का जिक्र तो बीजेपी के लिए भी कर रही है कांग्रेस कई बार। सुन पा रहे हैं आप प्रदीप जी? हेलो हेलो जी, मैं आप सुन पा रही हूँ आपको, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ मिल पा रही। मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, राजनीतिक दंगल में परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि जब किसी पार्टी का समय ठीक नहीं होता, वो डिक्लाइन पे हो जाती है कुछ सालों के लिए या कुछ वक्फे के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है। बहुत सारे कारण होते हैं लोगों, या तो ये भी हो सकता है कि दूसरा दल जो बार बार सरकार बना रहा है उसकी जो नीतियां हैं लोगों को पसंद आ रही हो, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रभाव हो सकता है। मैं मानता हूं कि एक फैक्टर ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर पे ये कह देना कि सिर्फ यही वजह है कांग्रेस के डिक्लाइन की, या कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ती जा रही है मौजूदा समय में, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगता रहा है, बहुत लंबा वंशवाद चला है कांग्रेस में और चला आ रहा है अब तक। और जब हालांकि परिवारवाद की जो बात है, जो घर में 2 सदस्यों ने चुनाव लड़ा, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे घर का सदस्य अगर वो काबिल हो, राजनीति में आना चाहता हो, तो बिल्कुल आए, वो उसका भी हक बनता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसका अगर मदर और फादर कोई राजनीति में पहले से स्टेब्लिश है तो उसका बेटा या बेटी आ नहीं सकती। तो जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं पूरी तरह से ये कहूं कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के डिक्लाइन के पीछे परिवारवाद या वंशवाद है, तो पूरी तरह से ये जस्टिफाई नहीं करता।
ठीक है, चलिए भूपेंद्र के अलावा जो सवाल आपका था क्योंकि परिवारवाद का जिक्र आप बार बार कर रहे थे, वो प्रदीप जी ने भी कह दिया है। खैर मेरा सवाल अब आपसे ये है कि 3 राज्यों में क्योंकि जीत गई है बीजेपी, तो अब आगे आने वाले समय में किस तरीके के नतीजे लेने होंगे, क्योंकि कई जगह पर पेच फंस सकता है, चाहे फिर सीएम के चेहरे को लेकर हो या फिर अन्य तमाम चीजों को लेकर पेच फंसना लाजमिक है, मंथन बहुत करना होगा, किस तरीके की तैयारियां और आगे क्या रणनीति। सवाल किया आपने भूपेंद्र जी, आप इसे आवाज जो है रिपीट हो रही है, इसको थोड़ा ठीक कराओ। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये प्रदीप जी है, ये कौन से पार्टी के प्रवक्ता हैं? वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। देखिए, मैं या तो इनको जानकारी नहीं है, ये परिवारवाद को नकारने की बात करते हैं। मैं कोई से परिवार की बात कर लूं, मैंने 2 परिवारों को जिक्र किया। भूपेंद्र हुड्डा के फादर श्री चौधरी रणबीर सिंह चुनाव लड़ते रहे, फिर उनके भाई ने चुनाव लड़ा हरिचंद हुड्डा के खिलाफ, आपको याद होगा 77 में भी लड़ा, और फिर उन्होंने लड़ा, और फिर उनके बेटे ने लड़ा। इसको अगर आप परिवारवाद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मैं ये कहता हूं कि कोई अपने संघर्ष करके, कोई अगर किसी का बेटा राजनीति में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ कोई इसलिए आता है कि उसका बाप मुख्यमंत्री बन गया और उसका फायदा उठा करके वो अपने बेटे को ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ाए या वो राजनीति में स्थापित करना चाहे, ये तो परंपरा डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं है। और मैं ये कहता हूं, मैंने दूसरे परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर जिक्र किया। देखिए, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी बने, और राजीव गांधी जी के बाद सोनिया और राहुल जो है वो पार्टी को छोड़ के नहीं जा रहे, छोड़ नहीं रहे, और सारी कांग्रेस दुखी होकर के इनको छोड़ के चली गई। कितने लोग छोड़ करके चले गए, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये कहेंगे कि हमारी पार्टी का तो ये मामला, हम कुछ भी करें। चलिए, परिवारवाद से बाहर निकलकर मुद्दे पर बात करते हैं। भूपेंद्र जी, आगे की रणनीति में जानना चाह रही हूँ आपसे, 3 जो जीते गए राज्य हैं, ये जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, अभी हमारी जो संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो पूरे देश में चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आखिरी लाइन में जो भी व्यक्ति बैठा है, हमारी कल्याणकारी योजनाएं से अगर वो वंचित है, उसको हम मौके पर जाकर जनसंवाद करके सारे अधिकारियों के साथ जाकर के मौके पर उसका समाधान करें और उसको वो कल्याणकारी योजनाएं दिलाएंगे। जो हमारे नीतियां हैं, देखिए इतनी सारी नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर से जल पहुंचाने की योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कितनी सारी योजनाएं हैं। देखिए, पहले तो कुछ अमीर लोग आपस में पैसों को बांट लेते थे, अब हर घर तक, हर जनता का जो आखिरी लाइन में भी बैठा है, उसको हम अभी भी हरियाणा प्रदेश में भी, सारे देश में भी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दे रहे हैं, चूल्हा भी दे रहे हैं, और रेगुलेटर भी फ्री में दे रहे हैं। हमने 5 लाख का तो सारे उसमें से 3 चुनावी राज्य। भूपेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? भूपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल भूपेंद्र जी आपसे ये है कि 3 जो जीते गए राज्य हैं, वहां पर अब सीएम के फेस को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि सीएम के फेस को लेकर मंथन काफी ज्यादा बीजेपी को करना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, सीएम का चेहरा कौन होगा? आपको कहा, हमारा तो संगठन है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, विशेष व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। इनके उसमें होता है कि भाई कमलनाथ का चेहरा होगा, फलाना होगा, धिकड़ा होगा। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जो एमएलए चुनाव जीत करके आए, उनसे सलाह मशवरा करके जो हमारा संगठन है, जो बेहतर समझेगा, बढ़िया से बढ़िया जो चेहरा होगा और जिसको सही संगठन जिम्मेवारी देगा, वो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। हमारे यहाँ ना तो थोपा जाता है और ना कोई इस तरह की बात होती है कि भाई एक का नाम लिखा गया तो वही बनेगा। मैंने आपको मिसाल दी थी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति देश के हैं, एक बिल्कुल सीधे परिवार से, हमारे उपराष्ट्रपति बने धन साहब बिल्कुल सीधे परिवार से। हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, भूपेंद्र जी का तो साफ कहना है कि अभी कोई चेहरा है नहीं, जो जीते गए एमएलए हैं उनसे विचार करके आगे चेहरा सीएम कराया जाएगा, लेकिन कई ऐसे पेच है जो फंसने जा रहे हैं। खैर, बात कांग्रेस की एक बार फिर से करें
तो आप क्या समझ रहे थे? मेरा सवाल पहले भी आपसे था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक मॉडल के रूप में हमेशा प्रस्तुत किया है कांग्रेस ने उसे, वो मॉडल भी आपके हाथ से चला गया। आखिर क्या वो कारण है? क्या क्योंकि कई आरोप सीएम पर लगे थे, चाहे महादेव ऐप की बात हो, क्या इनका खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा लगता है आपको? आप देखेंगे कि महादेव ऐप, जिस महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, उस महादेव ऐप में ये बात स्पष्ट थी कि भाजपा के ही लोग उसमें शामिल पाए गए थे। जो ईडी का जो एकदम चुनाव के समय पे आपने ईडी का समन करती है, आती है, उसका किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में किस प्रकार से जिस दिन वोटिंग है उस दिन अशोक गहलोत जी के बेटे को ईडी समन करती है, तो ये सब चीजें तो स्पष्ट है। वहां पे राजस्थान में फिर ईडी के जो अधिकारी हैं वो वहां पर रिश्वत लेते हुए पाए जाते हैं, तमिलनाडु में रिश्वत लिए पाए जाते हैं। तो किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया जाता है चुनाव के समय में, ये भाजपा का एक पुरानी हरकत रही है और भाजपा उसका हमेशा इस्तेमाल करती रहती है। तो फैक्टर्स क्या रहे हैं उस पर मंथन किया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और ये देखा जाएगा कि कहां पर हमारी कमी रह गई थी और कहां पर हम सुधार कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, चाहे बात करें उदयपुर नव संकल्प की बात हो, वहां पर मंथन किया था और उसके बाद हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता और आज तेलंगाना जीता। तो जो फिर अब मंथन किया जाएगा, सोचा जाएगा कि क्या सुधार किया जा सकता है और किस आधार पर हम चुनाव को जीत सकते हैं, क्योंकि 24 की लड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई है और उस पर अब ध्यान जाएगा पूरी पार्टी का कि किस प्रकार से 24 की लड़ाई को जीता जा सकता है। क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से अपने इन 10 साल में एक नफरत का जो दुकान खोल दी है, तो उस नफरत की बाजार को बंद करने का समय आ गया और मोहब्बत की दुकान को खोलने का समय आ गया है। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि कांग्रेस तो हालांकि ये बात मान रही है कि अभी मंथन की जरूरत है और गहरा मंथन किया भी जाएगा, क्योंकि सबसे मुख्य विपक्ष दल है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव हैं तो उसके लिए मंथन जरूर किया जाएगा। लेकिन आपके नजरिए में क्या वो कारण हो सकते हैं जिस पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा मंथन करने की जरूरत है और जो कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं 24 के चुनाव के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा, मैं कोई सलाह या कोई आरोप नहीं लगा रहा कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस को एक तो जिस तरह से डिसिप्लिन की आवश्यकता है, जो बहुत काफी समय से अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी बयानबाजी के तहत बनता हुआ खेल को बिगाड़ देता है। और मैं भूपेंद्र जी को एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैंने वंशवाद और परिवारवाद को नकारा नहीं है, मैंने ये कहा है कि कांग्रेस के डिक्लाइन के पीछे सिर्फ एक फैक्टर को नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें मिलकर बदलाव लाती हैं। और सिर्फ ये कह देना कि परिवारवाद के कारण ही कांग्रेस हार रही है, मुझे ये मेरी समझ से परे है। मेरा मतलब ये था, शायद वो समझ नहीं पाए, मैंने ये नकारा नहीं कि परिवारवाद कोई कारण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक सिंगल कारण के कारण इतनी बड़ी स्टेब्लिश पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो अगर डिक्लाइन पे आ रही है, नीचे धीरे धीरे कई स्टेट से खोती चली जा रही है या 10 साल से सत्ता से केंद्र से भी बाहर है, तो उसका वजह सिर्फ एक नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब ये था। जो बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने जिस वक्त एग्जिट पोल और बहुत सारी सोशल मीडिया और मीडिया में बातें चल रही थी स्टेट वाइज, तो कांग्रेस बहुत बड़ा श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को दे रही थी। शायद वो चश्मा अब इनके आंखों से उतर जाएगा कि खाली भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव वो नहीं छोड़ पाए, लोगों के लिए, लोगों को कमिटमेंट, लोग विकास चाहते हैं या लोग कुछ और चाहते हैं, वो लोगों की नब्ज को, वोटर्स की और जनता की नब्ज को पकड़ना होगा। खाली इन यात्राओं से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बात बनने वाली नहीं। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना आया है कांग्रेस के पक्ष में, क्या इसे आप मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो साउथ से ही शुरू हुई थी और साउथ के राज्यों में काफी ज्यादा जो राहुल गांधी है वो गए थे और लोगों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट उन्होंने किया था, लोगों से काफी ज्यादा बातचीत उन्होंने की थी, नॉर्थ के मुकाबले की मैं बात कर रही हूँ। देखिए मुस्कान, बीआरएस का एंटी कैम्पेंसी, बीआरएस के खिलाफ नाराजगी लोगों की, वो कारण भी मिक्स किया जा सकता है। सिर्फ ये कह देना कि भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना की सत्ता कांग्रेस ने हासिल कर ली,
मेरे हिसाब से ये न्याय संगत नहीं है। उसके पीछे और भी कारण रहे होंगे। ये ठीक है, उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि अभी मंथन की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मंथन के लिए बहुत ज्यादा समय बाकी है। लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और बीजेपी, देखिए बीजेपी की एक विशेषता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और वो कार्यकर्ताओं को हर वक्त चुनाव के मोड में ला के रखती है और चुनाव के तहत ही कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, उस पर काम करती रहती है, ये मंथन करती रहती है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप देख लीजिए पिछले 2-3 बार से तो कांग्रेस संगठन ही नहीं बना पाई। हमारे हरियाणा की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ तो संगठन भी नहीं खड़ा कर पाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को ठीक करनी होंगी और मेरे ख्याल से सिर्फ एक सिंगल कारण किसी भी हार का नहीं हो सकता। ठीक है भूपेंद्र जी, आने वाले समय में क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव हैं और वो लोकसभा चुनाव उनको ये जो चुनाव हुए हैं ये सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे थे। 23 का जनादेश जो गया है बीजेपी के पक्ष में और हैट्रिक लगाई है, 3 राज्य जीते हैं बीजेपी ने, लेकिन क्या ये हैट्रिक आने वाले समय में 24 की भी हैट्रिक का क्या संकेत देती है? क्या लगता है आपको ऐसा, या बीजेपी को अभी कई और मायनों में मंथन करने की जरूरत है? देखिए मुस्कान जी, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा जब पहला चुनाव होता है तो अगले चुनाव की तैयारी के लिए हम उसी दिन से लग जाते हैं। हमारे सभी लोगों के बीच में रहते हैं और कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं। हमारा ये नहीं है कि एक दिन हमने हाथ से हाथ जोड़ के ड्रामा कर लिया और मामला खत्म हो गया। ये लोगों ने, मैं तो जब भी मीडिया को देख रहा था कि जब ये हाथ से हाथ जोड़ो की बात करते थे कि इतना हो गया, हाथ जोड़ो से ये हो गया, हाथ से हाथ जोड़ो की भारत जोड़ो यात्रा की ये बात कर रहे थे। किसी भी स्टेट में इनकी पार्टी के नेता तो हाथ से हाथ जोड़ ही नहीं रहे थे। इनका कितना बुरा हाल है जब नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई और कोई अगर मंथन की बात करता है तो उससे पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये आप भी देख रहे हो, कितने लोगों ने जो इनकी मांग करी, चुनाव कराने की करी, दूसरी करी, तो सब लोगों को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ तो सिर्फ एक परिवार की बात चलती है, कोई मंथन करने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। वो ऊपर से जो आदेश होता है वही लागू होता है। आप हरियाणा प्रदेश में देख लो, इनका तो प्रदेश स्तर का ही संगठन नहीं है, किसी स्टेट में भी नहीं है। हरियाणा में ना प्रदेश स्तर का संगठन है, ना डिस्ट्रिक्ट का है, ना ब्लॉक का है, और हमारा तो पन्ना प्रमुख तक है। हमारे तो सभी वर्कर जी जान से देश की सेवा और पार्टी की सेवा करने की निष्ठा लेके पार्टी में काम करते हैं। हमारे को ये नहीं होता, देखिए हमारे तो कोई ये नहीं कहेगा हमने मेरिट के आधार पर नौकरी दी। हमारा कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि मेरिट पे ना दो, हमारे आदमियों को दो। और इनके राज में जिस तरह से होता था आप लोग सब जानते हैं, लोगों ने इनको भी देखा है, हमारी पार्टी की नीतियों को भी देखा है, किस तरह से कितने पैसे लेके एक ही वर्ग के लोग, एक ही क्षेत्र के लोग किस तरह से नौकरियां पाते थे और माननीय उच्च न्यायालय में वो जाके नौकरियां किस तरह से निरस्त हो जाती थी, ये सारी प्रदेश की जनता जानती है। देखिए कितने स्कैंडल इन्होंने किए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के, जो इन्होंने नेशनल हेड की बात की, जो हरियाणा में किसानों की जमीन हड़पने की बात की, वो सब प्रदेश की जनता जानती है। और सारी प्रदेश की और देश की जनता को ये मालूम हो गया कि ये पार्टी सिर्फ लोगों का खून चूसने के लिए है और लोगों को ठगने के लिए ये अपनी नीति बनाती है और अपने परिवारवाद का पालने के लिए, परिवारवाद को उत्साहित करने के लिए सारे काम करती है। और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो आम लोगों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, जो हर वर्ग का कल्याण करने की सोचती है। और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़े, किस तरह से हम ऊंचाइयों पर जाएं, क्या विकास की योजनाएं हो, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता इस पर सोचते रहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि देश में हमारा किस तरह से नाम ऊपर जाए और कितनी भी जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी और कितना निवेश, कितना दूसरे देशों से निवेश आ जाए। हमारी चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए, देखिए कितनी बड़ी बात है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरा यूरोप नहीं रोक पाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी के कहने से किस तरह से युद्ध रोककर और हमारे आदमियों को वहां से निकालने का काम हुआ। हमारे पाकिस्तान का एक आदमी भी हमारा झंडा लेकर के किस तरह से वो बच के निकलने की बात हुई। आप देखिए कोई भी अगर समस्या है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप उग्रवाद होता था कांग्रेस के उसमें,
कितना उग्रवाद होता था। 370 हटाने की बात हुई तो ये लोग क्या कहते थे कि 300 हटेगी तो खून खराबा हो जाएगा। अरे भैया, एक मंदिर पे कितने अड़चन डाली, और इनका एक घटक दल तो ये भी कहता कि हमारा इंडी गठबंधन तो सनातन धर्म का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। जब ये ऐसी भाषा बोलेंगे, लोगों में नफरत की भाषा बोलेंगे, नफरत का मैसेज जाएगा, तो फिर इनको लोग ठीक है। वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें वत्स साहब। पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उनको शायद से खुद को नहीं पता होगा। भैया, मोदी जी ने यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन मणिपुर जो इतने टाइम से जल रहा था, मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा पाए, लेकिन वहां का यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवा दिया। और आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारा बंदा चला गया था, वो कैसे आ गया? आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कतर में हमारे आर्मी के लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। मोदी जी ने G20 की बैठक हुई, उस टाइम पे कतर के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे मुलाकात की, लेकिन उनसे मुलाकात करने के बाद क्या उन्होंने उनको वापस लाने की बात करी? उनको वापस लेकर आने के लिए बात करा? उनको लेकर वो कुछ बात नहीं, मोदी जी ने बात नहीं करी थी, ठीक है। और इन्होंने तो बहुत पूरी डिबेट में जो इन्होंने परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 दशक से गांधी परिवार, जिसका आप नाम ले रहे हैं, गांधी परिवार पिछले 3 दशक से सत्ता में नहीं आया है, जिसमें 2 बार उनके पास मौका था। चाहे वो बात हो 1991 के चुनाव की, उस टाइम पे सोनिया जी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो बन सकती थी, लेकिन उस टाइम पे सोनिया जी नहीं बनी थी, ठीक है। इस देश की प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन बने थे? PV नरसिम्हा राव जी, ठीक है। 2004 में सोनिया जी के पास मौका था, राहुल जी के पास मौका था, 2009 में भी उनके पास मौका था, लेकिन वो नहीं बने थे, ठीक है। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था इस देश का प्रधानमंत्री। तो वो जो परिवारवाद की इतनी बात कर रहे हैं, तो कम से कम पहले आप देख लिए, अपने जानकारी के लिए करें। और सबसे पहली बात, अगर आप इतना परिवारवाद कह रहे हैं, एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला था, अगर आप इतना परिवारवाद कह रहे हैं, तो आपके जो हरियाणा में ही गठबंधन के सहयोगी हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो कि परिवारवाद के एक बहुत अच्छे ब्रांड है यहाँ पे हरियाणा में, क्या आप मानते हैं कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है? और अगर आपको परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो आप उनके साथ अपना गठबंधन तोड़िए आप उनके साथ गठबंधन। अनुप्रिया पटेल जो आपकी अपना दल की जो सहयोगी है, आपके साथ सरकार में भी है केंद्र लेवल पर, तो आप उनको क्या कहिए कि भाई परिवारवाद के हम खिलाफ है, तो आप उनको हटाइए मंत्री पद से। और आपकी ही पार्टी के, भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो भी परिवारवाद के हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह जी, वो भी परिवारवाद के ही एक प्रोडक्ट है, तो आप उनको हटाइए। उनको क्यों आपने बिठा रखा मंत्री पद पे, क्यों दे रखा है, ठीक है। और जो बात की जा रही थी कि भाजपा जो चुनावी मूड में रहती है, भैया हम ये मानते हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रचार नहीं कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी, जिस प्रकार से उनका शायद इतनी सी पॉलिसी वो करते होंगे, लेकिन उसका प्रचार इतना जो कर देते हैं ना वो, तो इतना ज्यादा वो प्रचार में जो डूबे हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा से सीखना पड़ेगा भाजपा से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मूड में रहते हैं। उनको इस चीज पे कि भैया हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, हमने बीजेपी सोशल मीडिया सेल में डाल दिए, हमने वहां पे डाल दिए, लेकिन उनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज 2 करोड़ रोजगार देने का जिन्होंने हर साल वादा किया था, वो अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। हरियाणा आज बेरोजगारी में अव्वल है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये जो आपकी केंद्र में सरकार बैठी है ना, उसी ने ये आंकड़ा जारी किया कि आज हरियाणा बेरोजगारी में अव्वल है। पिछली 2 बार से आपकी सरकार है हरियाणा में, आपने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या आपने तय किया है? और आज जो सबसे बड़ा आपने कहा है कि हरियाणा की इतने सारे स्कैंडल हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की बात हो, स्टेट लेवल की, आप एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिनको आपने अरेस्ट किया हो। आप ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपकी है, तो आप एक भी नेता का नाम बता दीजिए। नेशनल हेराल्ड की बात कर लीजिए, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को कितने घंटों तक ईडी समन करती है, लेकिन उसके बाद में क्या है, उनको क्लीन चिट दे देती है, ठीक है। तो आप एक भी नेता का नाम बताइए जिनको आपने अरेस्ट किया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाजपा पहले यह बताए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री राजस्थान में अगर 450 के सिलेंडर का वादा कर रहे हैं, तो हरियाणा में क्या वो 1150 से 450 में सिलेंडर देंगे? और जो उन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए का 2014 में, कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो क्या वो रोजगार मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, और 15 लाख रुपए कब आ रहे हैं? तो इसका जवाब भी भाजपा के प्रवक्ता दें।
ठीक है वत्स साहब, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगी भूपेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, जिस तरीके से हम बाकी 4 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, चारों राज्यों में एक ही ऐसा राज्य है तेलंगाना जहां पर बीजेपी परचम नहीं लहरा पाई है। इसका कारण क्या वाकई, क्योंकि हालांकि कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वो जो सीट हारी है उसको फिर किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्योंकि जीत का ठीकरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मैजिक है जिसकी वजह से जीत गई, लेकिन तेलंगाना की जो हार है उसको किस तरीके से देखा जाए और वहां पर किस तरीके से आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर कर सकती है बीजेपी आपके नजरिए में? देखिए, मैं आपको बताऊं मुस्कान, कि किसी भी जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, वो दक्षिण भारत में अभी तक अपना पूरा प्रभाव कहीं भी नहीं छोड़ पाई। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाकर देख लीजिए, तो वहां वो अभी धीरे धीरे पैर जमाने की स्थिति में है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में पहले भी बीजेपी की सिर्फ 3 एमएलए थे, एक आया था, उसके बाद 2 बाई इलेक्शंस में उनके एमएलए जीते थे, तो अब तक 3 थे। लेकिन अगर प्रदर्शन का आधार देखा जाए तो 3 से 8 या 9 पे आना बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक पूरे देश की प्रदर्शन का सवाल है, तो वहां बीजेपी अभी तक भी अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाई है। तो ये बात ठीक है कि तेलंगाना का जो चुनाव लड़ा गया था वो सरकार बनाने को लेकर नहीं था, और आप ये भी सही है कि इसका ठीकरा भी जहां तक जब 3 स्टेट की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा सकता है, तो एक स्टेट हार का स्टेट भी उनके सिरे जा सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे 4-5 राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि हमने चेहरा देकर चुनाव नहीं लड़ा था, तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल सारी राजनीतिक दल सुविधा के अनुसार से चेहरा देते हैं जहां उनको जरूरत होती है। जहां 18 साल से आप शिवराज चौहान को चेहरा देकर चुनाव लड़ रहे थे, तो आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया था कि आपने उनका चेहरा भी नहीं दिया? इधर राजस्थान में वसुंधरा राजे का चेहरा भी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं संशय तो था। और ये बात सही है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया था। जनता ने मोदी के नाम को देखते हुए ये 3 स्टेट बीजेपी को दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से चेहरा ना होना, और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर स्टेट में हर चुनाव में बिना चेहरे के लड़ती हो। बहुत सारे चुनाव ऐसे हैं जो बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ती रही है। तो इस परंपरा को इन 3 राज्यों में क्यों नहीं निभाया गया? तो परिस्थितियों के हिसाब से चेहरे सामने किए जाते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ही चुनाव लड़े जाते हैं। और आजकल तो विचार बहुत ज्यादा उस समय प्रदीप जी थी। तीनों राज्यों की अगर बात करें तो तीनों ही राज्यों में, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, पूर्व सीएम रमन सिंह हो, और राजस्थान में वसुंधरा राजे का खासकर जिक्र किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा उस समय थी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल पार्टियां, राजनीतिक दल विचारधारा को पीछे रख के, परिस्थितियों को देखकर, चाहे वो किसी तरह का समीकरण बनाना पड़े, चुनाव मतलब शाम दंड भेद सभी कुछ अपनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने विचारधारा या विकास के नाम को लेकर चुनाव लड़ा हो या जीता हो। ठीक है, लोग अभी भी हमारे देश के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं, मोदी की उनको कार्यशैली पसंद है, मोदी के नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। और ये परोक्ष रूप से सिद्ध करता है कि तीनों स्टेट भी मोदी के नाम पर लड़े गए हैं और मोदी के नाम पर जीते गए। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी, वत्स साहब के कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब दे दीजिए। उनके सवालों में कुछ खास नाम उन्होंने लिए हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, अनुप्रिया पटेल और खासकर जय शाह। ये जो नाम लिए हैं उन्होंने, उनका कहना है कि परिवारवाद तो इन नामों के जरिए दिखता है बीजेपी में भी, तो फिर आप परिवारवाद का जिक्र क्यों कर रहे हैं बार बार कांग्रेस के लिए? ये उनका सवाल है, मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। पहले तो मैं प्रदीप जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कई जगह इन्होंने चेहरे घोषित किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा संगठन है, हम किसी के कहने से ना तो चेहरे घोषित करते ना हटाते हैं। हमारे संगठन को हमारी पार्टी के हित में जो बात लगती है, हमारा संगठन वो फैसला करता है।
और संगठन को ये लगता है कि हमें चेहरा डिक्लेयर करना है तो हमारा संगठन डिक्लेयर करता है। अगर संगठन को ये लगता है कि बगैर चेहरा डिक्लेयर करने से पार्टी को ज्यादा लाभ होगा तो हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। ये ऐसा कोई राजनीतिक पार्टियों में नियम नहीं होता, रूल नहीं होता। एक तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, एक मेरे कांग्रेस के साथी ने कोई भी जितने इनके प्रवक्ता थे, उपेंद्र जी समय समाप्त हो रहा है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कांग्रेस की बात नहीं करता कभी भी, ना वो अपनी उपलब्धि बताता कि 60 साल तक देश को किस तरह से लूटा, हमने क्या किया, कुछ नहीं बताते, और ना आगे वो क्या करेंगे कुछ नहीं बताते। उनको अगर 10 मिनट बोलने की मिलती है तो 8-9 मिनट हमारी भारतीय जनता पार्टी पर ही बोलते हैं। दूसरा, मैंने एक और भी बात कहा कि जो आदमी पार्टी में काम करता है, संगठन में काम करता है, उसको सिर्फ इसलिए भी नहीं नकारा जाना चाहिए कि वो उस परिवार से संबंध रखता है, लेकिन सिर्फ इसलिए भी पार्टी का राजनीति में नहीं लाना चाहिए कि उसका बाप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के बाप का वो बेटा है। अगर वो लायक है तो राजनीति में आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आलू से सोना निकालने की बात करे और आटे को लीटर पर तोलने की बात, आप फिर उस बात का जिक्र कर रहे हैं वत्स साहब, लेकिन आपको बेहतर पता होगा ये जो बयान है ये प्रधानमंत्री का था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का जिक्र करके, उनको कोट करके ये बात कही थी। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। वत्स जी जल्दी से अपना आखिरी कमेंट प्लीज। नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है, भाजपा की तरह एक मोदी मैजिक पे नहीं लड़ती। हमने राजस्थान का चुनाव अपनी कार्यशैली के आधार पर ही लड़ा था, चाहे वो बात तो चिरंजीवी योजना की, महंगाई राहत काम की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो। हमने अपने कार्यशैली के आधार पर ही अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर निकले थे। मध्य प्रदेश की चूक हुई है, यहाँ पे ये एक गलत हुआ है कि वो अपना 5 साल का रिपोर्ट लेकर आना चाहिए था। दक्षिण भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो चुका है और जिस प्रकार से उनका रवैया रहा है उसके बाद 2024 में ये पूरे भारत से भी मुक्त होने वाले हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। ठीक है प्रदीप जी, आपका भी आखिरी कमेंट प्लीज। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि मुक्त हो चुका है दक्षिण भारत, तो जहां तक तेलंगाना का सवाल है उसमें तो बीजेपी पहले से ही नहीं थी। आपने को बीजेपी को नहीं हराया, वहां बीआरएस को हराकर आपने सत्ता हासिल की है। तो आप ये कहो कि वो उसको आपने मुक्त कर दिया तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत में आप लोगों की स्थिति होती जा रही है उस पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, हालांकि एक राज्य मिजोरम का नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन ये जो 4 राज्यों के नतीजे आए हैं ये इनमें से 3 में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है और 1 में कांग्रेस की जीत है। ये 4 राज्यों के नतीजे आगे आने वाले 2024 के चुनावों के लिए सेमीफाइनल के नतीजे देखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं कि ये हैट्रिक आने वाले समय में 2024 की हैट्रिक का एक संदेश है। अब 2023 का जनादेश क्या बीजेपी 2024 तक कन्वर्ट कर पाती है या फिर इससे पहले कांग्रेस जो है वो कोई ना कोई तिगड़म करके 24 के लिए काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।